नमस्कार साथियों, राम राम साहब। नव भारत निर्माण के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और नए साल की शुरुआत में हम भी एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं आर एस प्री में, उसका वेटेज लगभग 20 से 22 प्रश्न होता है, जो हर साल 5 ऊपर नीचे होता रहता है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी ऑब्जेक्टिव नेचर के एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम हैं, उनमें चाहे पटवार हो, चाहे आपकी रीट हो, जैसे कि अभी अगस्त में होना संभावित बताया जा रहा है रीट का, कांस्टेबल हो, या फिर टीचर भर्ती परीक्षा के सभी जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्ज़ाम है, चाहे वो व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो या थर्ड ग्रेड की हो, तो इन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर की बहुत अच्छी भूमिका होती है। और आप सिलेक्शन निकाल सकते हो यदि आपने कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयार नहीं किया है, तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को आप बहुत अच्छी तरह और आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि अब हमेशा महीने के एंड में आपको ये दिया जाएगा। तो हम जनवरी से शुरुआत कर रहे हैं नए साल में, तो मैं आपको इसका एक ओवरऑल व्यू बता दूँ कि किस तरह से कवर करेंगे। देखिए, करंट अफेयर को जो कवर कराने की हमारी रीति है वो इस तरह से रहेगी कि क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके पास कम से कम 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ताकि विविधता भी हो। साथ ही में विकल्पों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको क्वेश्चन के अंदर भी अन्य बातों को जानने का अवसर मिले, और सभी संभव प्रश्नों को हम चित्र के साथ में और पूर्ण व्याख्या के साथ में आपको बताएंगे, जिससे आपके मन में कोई भी संशय ना रहे। साथ ही में प्री के साथ मेंस के भी कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं जिन्हें हम कवर करेंगे, जैसे कि टॉपिक बेस्ड कुछ एनालिसिस करेंगे। पद्मश्री पुरस्कार है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, और इस बार मैं आपको बता दूं राजस्थान में 5 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो राजस्थान की रैंक है वो 18 थी पिछले साल, लेकिन इस बार 3 पर आ गई है। तो देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया सरकार ने अपनाए। और साथ ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स और अवार्ड के जितने भी पुरस्कार हैं वो यहाँ से पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। और कुछ संपादकीय लेख हैं, जैसे कि कोटा में जो मासूम बच्चों की मौतें हुई, और जो हमारा नागरिकता संशोधन कानून का विरोध है, और गणतंत्र दिवस मनाया गया इस बार, 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो ये गणतंत्र के मायने क्या हैं, ये गणतंत्र होता क्या है, और भारतीय संविधान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। लगभग 10-10 मिनट देंगे इन्हें, और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो ये आसानी से हल हो जाएंगे। और क्वेश्चन फॉर्मेट में जो आपके प्रश्न हैं वो 50 रहेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि इन क्वेश्चनों में हमने सभी क्वेश्चनों को मिक्स, यानी एक मिश्रित उसमें लिया है, जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो आपके पर्यावरण के हों, चाहे तकनीकी या रक्षा से जुड़े हुए हों, या साथ ही में पॉलिटी से जुड़े हुए हों, अर्थव्यवस्था से लेकर के भौगोलिक परिदृश्य के जितने भी प्रश्न हैं उन सबको हमने मिश्रित रूप से तैयार किया है, ताकि आपको जो एग्ज़ाम की वो होती है, एक फोबिया होता है, वो भी आपका अच्छे से तैयार हो, और साथ ही में किसी भी तरह की आपको डाउट ना रहे सेशन ख़त्म होने के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में नवीन राजमार्ग का सबसे अधिक निर्माण का खिताब दिया गया है। इसका सही जवाब बाड़मेर है, और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा सड़क निर्माण है राजस्थान में। ये एक कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है अक्सर। तो मैं आपको बता दूं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाड़मेर को इस खिताब के लिए चुना है। और जो कीर्तिमान है, ये 371 किलोमीटर की जो सड़क बनाई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और ये नए हाईवे का जो निर्माण किया है लगभग 371 किलोमीटर, उसके लिए ही बाड़मेर को इस सम्मान से नवाजा गया है। और ये जितनी भी परियोजना है, ये जितने भी मार्ग जो हाईवे का निर्माण किया गया है, ये भारत पाक की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए मार्गों पर किया गया है। तो ये इस कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि इनका सामरिक और रक्षा की दृष्टि से महत्व भी है। क्योंकि आने वाले समय में अगर युद्ध जैसी कोई भी घातक परिस्थिति बनती है, तो इन जो अवसंरचनात्मक निर्माण है इसकी भूमिका बहुत अहम होगी इसमें। तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हम आगे। राजस्थान का पहला एग्जोटिक पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए, राजस्थान का जो पहला एग्जोटिक पार्क है वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है। और मैं आपको बता दूं कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सफारी लायन भी है, लॉयन सफारी एक्चुअली से बोला जाता है। और ये एग्जीबिशन और पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी आकर्षक है, और इसकी सफलता को ही देखते हुए यहाँ पर एग्जोटिक पार्क की
स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये लगभग जो उसकी ब्लूप्रिंट बनाया गया है एग्जॉटिक पार्क का, वो 30 हेक्टेयर भूमि में इसका एनक्लोजर तैयार किया गया है। साथ ही में यहाँ पर इस पूरे स्थल को आकर्षक और पर्यटन के हिसाब से संभावनाओं को तलाश करते हुए यहाँ पर एक दरियाई घोड़े का जोड़ा लाया गया है, जिन्हें अपन हिप्पो बोलते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों ही हैं। शुतुरमुर्ग भी है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और जो पैंथर है, चीते, उनको भी यहाँ पर लाया गया है। इसमें जितना भी वित्त का खर्चा होगा वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और इन्वायरमेंट की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो आप इसे डबल टिक भी कर लें एक बार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह है अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता ने ये खिताब जीता है। और मैं आपको साथ ही में बता दूं, ये राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित है। अभिजीत गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम में लगातार 5 बार चेस चैंपियनशिप जीती है, तो इन्हें मिस्टर कॉमनवेल्थ के नाम से भी जानते हैं हम। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के मिस्टर कॉमनवेल्थ कौन है, तो अभिजीत गुप्ता आप नाम लीजिए। साथ ही में इस इंटरनेशनल खिताब के लिए, जो 18वां इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन खिताब है शतरंज के लिए, इन्हें 6.5 लाख रुपए नकद मिले हैं और प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी मिली है। लेकिन हमारी जो मुख्य बातें हैं वो ये नहीं है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि मैं आपको पृष्ठभूमि बताने के लिए बहुत सी लेमन टर्म्स में चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आपको जो मुख्य चीज़ें याद रखनी है वो यही है कि इनका संबंध भीलवाड़ा से है, ये अभिजीत गुप्ता है। साथ ही में इन्हें मिस्टर कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ में अपनी प्रतिभा का बहुत ही शानदार परिचय दिया है 5 बार। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। राजस्थान की किस लेखक को सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार दिया गया है? इसका सही जवाब लता शर्मा है और इनकी कृति है सन्नाटा। तो सन्नाटा के लिए इन्हें ये सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार मिला है। और देश के विभिन्न राज्यों से जो हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़, इस तरह से जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उनसे विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया गया है। तो हमारे राजस्थान से लता शर्मा को सम्मान दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 1996 से ये परंपरा चली आ रही है, जो पंडित झाबरमाल शर्मा स्मृति व्याख्यान है। तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये जयपुर में समारोह हुआ था, वहाँ पर ये सम्मान दिया गया था और इस बार 24वां था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे। इस प्रश्न को आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। और इसका जो ये पूछा गया कि राजस्थान की किस महिला को जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है रुमा देवी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और रुमा देवी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राज्य की नहीं बल्कि देश की सबसे चर्चित महिलाओं में से हैं। तो आप इन्हें इस रूप में ध्यान रखिए। और मैं तो आपसे ये भी एक आपको परामर्श दूंगा कि आप इसे नेट पे और अच्छे से सर्च करें। इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन्हें दिया गया 2019 में। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और इनकी सबसे विशिष्ट बात यह है कि कौन बनेगा करोड़पति में भी ये जा चुकी हैं और अपनी सूझबूझ का परिचय दे चुकी हैं। और साथ ही में इन्होंने हजारों ग्रामीण महिलाओं को कुटीर उद्योग से जोड़ा है और महिला सशक्तिकरण की एक नई राह इन्होंने दिखाई है। तो ये जो पुरस्कार है इन्हें मुंबई में दिया गया था। और रुमा देवी का संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिले से है। और जो ये 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार था, इन्हें दिया गया। इसके साथ इन्हें 10 लाख रुपए नगद और ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। तो रुमा देवी जो राजस्थान में ग्रामीण महिलाएं, गरीब महिलाएं, वंचित महिलाएं, उन्हें कुटीर उद्योग बढ़ावा देने के लिए इनके प्रयास लगातार जारी हैं। और इस तरह से ये बहुत ही चर्चित चेहरा है। आप नेट पर इन्हें और ज़्यादा सर्च कीजिए और इनके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकें उसे निकालिए। क्योंकि अगर मेंस में प्रश्न बनता है कि महिला सशक्तिकरण या नारी जागरूकता को लेकर के, या आप निबंध में भी अगर आपको कहीं पर ज़रूरत पड़े तो आप इनका उल्लेख कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है? देखिए, ये हैं सचिन पायलट, आप सब लोग इन्हें जानते हैं। और वर्तमान में इन्होंने 6 वर्ष पूरे किए हैं अभी जनवरी में ही। और पहले ये रिकॉर्ड परसाराम मदेरणा जी के पास में था। तो सचिन पायलट कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इस तरह के प्रश्न आरपीएससी के बहुत फेवरेट होते हैं। अगर मैं आरएस प्री की बात करूँ तो
और हर साल इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो मतलब सामान्यतः किताबों में या करंट अफेयर में नहीं दिखते। लेकिन ये एक तरह से करंट अफेयर का ही प्रश्न हो, लेकिन करंट अफेयर से ज़्यादा ये एक राजनीति जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसका प्रश्न ज़्यादा प्रासंगिक है। तो सचिन पायलट जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और ये 5वें उप मुख्यमंत्री बने हैं अभी। साथ ही में जो पंचायती राज मंत्रालय है वो इन्हीं के पास में है। और मैं आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री देखिए जब बनाए जाते हैं, जब मुख्यमंत्री पद के 2 प्रबल दावेदार होते हैं तो उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो इस बार उप मुख्यमंत्री बनाया तो आपका ये एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप इसे अवेयरनेस होने के नाते उप मुख्यमंत्री पर भी थोड़ा सा अवलोकन करें। देखिए राजस्थान में अब तक 5 ही उप मुख्यमंत्री हुए हैं। पहले उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे और 5 में से 4 कांग्रेस के थे। मैं आपको ये भी बता दूं केवल 1 बीजेपी के हुए थे और वो दूसरे ही थे और उनका नाम है हरिशंकर भाभड़ा। ये बीजेपी के थे। और इसके अतिरिक्त यदि मैं एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो कमला बेनीवाल हैं। साथ ही में सबसे कम समय की जो उप मुख्यमंत्री बनी है वो भी यही है, सबसे कम समय की भी। और सचिन पायलट इस वक्त अपने पद पर, उप मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं और टीकाराम पालीवाल ने अपना पूरा कार्यकाल किया था और सचिन पायलट भी पूरा कार्यकाल करेंगे ऐसी अपेक्षा है। तो आगे इनके बारे में आप अपडेट रखना ज़रूर। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राजस्थानी साहित्यकार की रचना का विमोचन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया? तो जो ओम बिरला जी, मैं आपको बता दूं कोटा की से सांसद हैं ये, तो ध्यान में रखिए। और इनका जो सही जवाब है वो मनोज कुमार शर्मा है। मनोज कुमार शर्मा पूर्व आईएएस अधिकारी भी हैं। साथ ही में इन्हें राजस्थानी साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन इनकी जो यहाँ जो कृति है, जो सबसे मुख्य बात आप इसे ध्यान में रखिए कि जो यहाँ पर इनकी पुस्तक का विमोचन किया गया है उस पुस्तक का नाम है पागल मत हो जाना। ये पुस्तक केदारनाथ त्रासदी में जो लोग काल कवलित हो गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और मनोज कुमार शर्मा की जो किताब है केदारनाथ त्रासदी को लेकर बनी हुई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप डबल मार्क कर लें। साथ ही में मैं जो और आपकी ये है विकल्प उनके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मनीषा कुलश्रेष्ठ को बिहारी पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2018 का। आइदान भाटी को भी 2019 का बिहारी पुरस्कार मिला है। और ये रामस्वरूप किसान, ये भी साहित्य पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। तो इनके बारे में इतना ही है। चलते हैं आगे। आईपीएल 2020 13वें सीजन में राजस्थान रॉयल टीम का स्पॉन्सर कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब एक्सपो है। ये यूएई बेस्ड यानी दुबई की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है दुबई की। और खिलाड़ियों की जर्सी पर भी आप इनका लोगो देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रॉयल कुछ समय से विवादों के कारण बैन हो गई थी और वर्तमान में राजस्थान रॉयल का अगर हम थोड़ा सा भी देखें तो 2008 का जो पहला आईपीएल का सीज़न था उसके ये विनर रहे थे। तो आप छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखिए। ये ओप्पो 2020 यानी 2020 का जो 13वां सीज़न है उसमें इनकी स्पॉन्सरशिप करेगी। चलते हैं आगे। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाया है? देखिए इको सेंसिटिव जोन वो होता है जहाँ पर कोई भी उद्योग और व्यापार संबंधी गतिविधियों को वर्जित रखा जाता है। तो इसका सही जवाब मुकुंदरा हिल्स है। मुकुंदरा हिल्स लगभग 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और साथ ही में चित्तौड़गढ़, कहीं कहीं पे इनके बारे में चित्तौड़गढ़ को नहीं बताया जाता, लेकिन अगर आप नेट पर 3D मैप में देखेंगे तो चित्तौड़गढ़ भी है इसमें। और मुकुंदरा हिल्स के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि 1955 में इसे दर्रा अभयारण्य के नाम से जाना जाता था और 2003 में इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। फिर वसुंधरा सरकार ने भी इसे राष्ट्रीय उद्यान की उपाधि देने की कोशिश की, लेकिन केंद्र और राज्य में सरकारें अलग अलग थी तो मान्यता नहीं मिल पाई। और फिर अंत में 2013 में एक लंबे संघर्ष की यात्रा के बाद में मुकुंदरा हिल्स यानी दर्रा अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और जो भारत में या राजस्थान में अगर आप माने कि राजस्थान के जो 3 टाइगर रिजर्व हैं वो यही हैं, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और रणथंभौर।
जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के रूप में जाने जाते हैं। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए, और ये इन्वायरमेंट का प्रश्न है तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट, आप मार्क कीजिए इसे। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में प्रस्तावना और उद्देशिका को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? देखिए, प्रस्तावना उद्देशिका एक ही नाम है। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के जो 90,000 सरकारी स्कूल हैं जिनमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय आते हैं, तो उनमें 26 जनवरी 2020 के बाद में, यानी अभी 4-5 दिन पहले जो ये घोषणा हुई थी, उसके बाद में जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्होंने कहा कि हमारी वर्तमान पीढ़ी को जो गौरवशाली संविधान है उससे परिचित कराने के लिए, उसकी मूल भावना से रूबरू कराने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। तो राजस्थान इसका सही जवाब है। साथ ही में अन्य राज्यों में भी इस तरह की मुहिम चल रही है। महाराष्ट्र में भी इस तरह का प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी दिन में, मतलब सप्ताह में सिर्फ एक दिन, और मध्य प्रदेश में भी इस तरह से एक एक दिन को चुना गया है। तो राजस्थान पहला है जिसने आधिकारिक रूप से घोषणा की है। चलते हैं आगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान की झांकी का विषय क्या था? राजस्थान की झांकी का विषय जयपुर एक शहर, एक धरोहर शहर था। आप इस विकल्प को अच्छे से देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2019 में राजस्थान की झांकी को शामिल नहीं किया गया था, और फिर विरोध के चलते इस बार इन्हें शामिल किया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, झांकी में जो ये सब्जेक्ट है, ये हवा महल का एक वो है मनोरम दृश्य, और साथ ही में जो हमारी महिलाएं हैं, राजस्थानी महिलाएं, वो राजस्थानी वेशभूषा में नृत्य करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही काफ़ी पुरस्कार वितरण भी किए गए। राजस्थान कैडर के 2 IPS अधिकारी गोविंद गुप्ता और सौरभ श्रीवास्तव, इनको सम्मानित किया गया। तो आप इसे ध्यान में रखिए एक जानकारी के रूप में। 71वां गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया था, तो ये राजस्थान के लिए विशेष रहा। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रथम स्थान है वो असम का रहा था। असम ने अपनी कला संस्कृति और हस्तशिल्प कला का विमोचन किया था। तो बहुत ही शानदार ये भव्य समारोह आयोजित हुआ था। इसमें प्रथम स्थान असम का रहा था। तो आप ये छोटी सी जानकारी से ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे। ये प्रश्न से ज़्यादा एक रोचक तथ्य है कि परीक्षा पर चर्चा हर साल 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर आयोजित होता है कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित होते हैं। तो इस पर छात्रों द्वारा, जो देश के कोने कोने से आते हैं, उनके द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की किस छात्रा ने मोदी जी से सवाल पूछा? ये हैं यशस्वी छात्रा हैं 10वीं में पढ़ने वाली, जो श्री गंगानगर की हैं। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और सवाल से ज़्यादा अच्छा उसका जवाब था जो मोदी जी ने दिया था। इन्होंने पूछा था कि छात्र बोर्ड परीक्षाओं के दौरान मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या करें। तो मोदी जी ने ऐसा कहा कि आप कभी भी अपेक्षा ना पालें, क्योंकि अपेक्षा ही तनाव का मुख्य कारण है, और अपेक्षा पूरी ना होती तो फिर उससे व्यक्ति अपने आप को असफल महसूस करता है। और मोदी जी ने बहुत ही प्रेरणादायक बात बोली जो सभी पर लागू होती है कि जीवन में आप कोई भी सपना देखें तो बनने के लिए ना देखें, करने के लिए ही अपने ड्रीम को डिज़ाइन करें, ताकि आप हमेशा मोटिवेट रह के आगे काम करते रहें। तो ये बहुत ही रोचक प्रसंग था उस पूरे जो भी 3 घंटे तक चला था वो पूरा समारोह, तो इसलिए मैंने इसे प्रश्न के रूप में लिया। चलते हैं आगे। देखिए, ये है मरुगंधा परियोजना। तो मरुगंधा योजना का प्रारंभ किस जिले से है? देखिए, मरुगंधा परियोजना का जो प्रारंभ है वो जैसलमेर के पोकरण जिले से है, और ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इको टूरिज्म को दर्जा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। जो मंत्री जी हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जी हैं, साले मोहम्मद साहब ने टूरिज्म की अपार संभावनाओं को तलाशते हुए और आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, आमजन के उत्थान और सामुदायिक खुशहाली के लिए ये व्यापक क्रियान्वयन पर बल दिया है। तो मरुगंधा परियोजना यहाँ पर है पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में, और ये 5 गांवों की गांव 15 हैं, और 5 नहीं, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये 5 ग्राम पंचायत है और 14 इनके गांव हैं। 5 ग्राम पंचायतों की 14 गांवों में ये योजना अभी लागू की गई है, और इसकी जो वित्त और तकनीकी सहायता है उसका जो प्रबंधन है वो उर्मुल ट्रस्ट बीकानेर और साथ ही में HDFC बैंक मिलकर कर रहे हैं। देखिए, उर्मुल ट्रस्ट जो बीकानेर की है वो राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में ऊँटों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है।
एक एनजीओ की तरह आप इसे मान सकते हैं। बहुत अच्छी संस्था है। जो ऊँटों की संख्या अभी अचानक कम हो रही है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं ये। चलते हैं आगे। भारतीय महिला क्रिकेटर जिनकी बायोपी शाबाश मिट्ठू पर फिल्म बन रही है वे हैं। इसका सही जवाब मिताली राज है। आप इमेज में देख के इन्हें पहचान गए होंगे। तो मिताली राज जोधपुर से हैं, मैं आपको बता दूं। और महज 17 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर का जो मैच खेला था उसमें इन्होंने पहले मैच में ही 114 रन बना दिए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय मैच था, पहला इनका एक दिवसीय मैच था। और साथ में T20 में ये 2000 रन बनाने वाली मतलब पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो इन्हें आप देख सकते हैं। और क्रिकेट में जो सर्वाधिक स्कोर है 214 रन, वो भी इन्हीं के नाम है, वो खिताब भी। तो इस पिक्चर का जो किरदार है वो तापसी पन्नू निभाएंगी। बॉलीवुड की सारी जानकारी आपको होगी, मुझे उम्मीद है पहले से ही, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और ये जोधपुर मूल की है, सबसे ज़रूरी बात यह है। चलते हैं आगे। राजस्थान मूल की किस आईएएस अधिकारी को हाल में पीएम मोदी द्वारा सम्मानित किया गया? आप इमेज में अच्छी तरह देख लीजिए और इस प्रश्न को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि ये शालिनी अग्रवाल हैं। ये अभी फ़िलहाल गुजरात कैडर में हैं, परंतु ये जयपुर की भी पूर्व कलेक्टर रह चुकी हैं। तो इनका संबंध राजस्थान से है और इनके परिवार में इनके पिता भी आईएएस ऑफिसर हैं राजस्थान कैडर में ही। तो शालिनी अग्रवाल के नाम पे 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। तो उनमें अपन देख लेते हैं। जो पहला रिकॉर्ड है वो इस तरह से है कि इन्होंने 1500 महिलाओं को एक ही शिविर में प्रसव करवाया, सुरक्षित प्रसव करवाया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हुआ। साथ ही में 3000 छात्रों को इकट्ठा करके इन्होंने कागज़ का एक लिफाफा बनवाया जिस पर इन्होंने विभिन्न कलाकृति और जीवनियों को उकेरा था। इसके अतिरिक्त जो पीएम उज्ज्वला योजना है उसको उन्होंने विश्व प्रतीक चिन्ह के रूप में मान्यता दी। तो ये इनका कीर्तिमान है। और शालिनी अग्रवाल राजस्थान की मूल होने के कारण इनका जो इस प्रश्न की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ जाती है। चलते हैं आगे। हाल ही में मंत्रालय द्वारा बीसलपुर बांध में पानी की कमी को पूरा करने हेतु किस नदी से जलापूर्ति हेतु निर्णय लिया गया है? इस प्रश्न को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि ये एनवायरनमेंट और जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रश्न है। RS प्री 2018 में भी ऐसे ही शानदार प्रश्न पूछा था कि राजस्थान की पहली ऐसी कौन सी फव्वारा आधारित सिंचाई योजना है, तो वो किस नदी से जुड़ी हुई है? तो उसका जवाब नर्मदा नदी था। तो ये भी उसी प्रवृत्ति का प्रश्न है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे हाईलाइट करें। और ये इसलिए क्योंकि वर्तमान में काली सिंध नदी को उसके लिए चुना गया है। हालांकि पहले 6 माह पहले ब्राह्मणी नदी को चुना गया था, लेकिन वित्त दबाव के कारण, वित्त के मतलब अधिक बढ़ जाने के कारण काली सिंध नदी को इसके लिए पुनः चुना गया है। तो काली सिंध नदी के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देवास MP से निकलती है, बागली पहाड़ी से। और राजस्थान में ये लगभग 145 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। और झालावाड़ के बिंदा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और साथ ही में जो कोटा और बारां की एक सीमा पर नानेरा गांव है, वहाँ पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। तो आप इसे ध्यान में रखिए, ये चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध की भी कुछ सहायक नदियाँ जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आहू, परवन और आजम, आमझर है ये, और एक है चौली और एक है उजाड़। तो ये प्रमुख नदियां हैं। और ये आहू परवन भी इसी झालावाड़ बारा कोटा के क्षेत्र में बहती हैं। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। जल मंत्रालय वर्तमान में जो हमारे BD कल्ला साहब हैं उनके पास में है, बीकानेर से हैं ये भी। चलते हैं आगे। कायाकल्प कार्यक्रम में कौन सा जिला राज्य में प्रथम रहा? तो देखिए, कायाकल्प कार्यक्रम था वो स्वच्छता से संबंधित था। साथ ही में जो संक्रमण को रोकने के लिए रोगियों में एक पॉजिटिविटी को लाना था ताकि वो भरोसा करें स्वच्छता पर। तो श्री गंगानगर ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और आप इस प्रश्न को फैक्ट के रूप में ध्यान रखें। अमेरिका की स्विमिंग एसोसिएशन ने वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? तो वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भक्ति शर्मा को मिला है। और आप इसे ध्यान में रखें, भक्ति शर्मा के नाम पर कई विश्व रिकॉर्ड भी हैं। और जो इन्हें अवार्ड मिला है ये इनकी तैराकी के लिए मिला है। इन्होंने दुनिया के 5 महासागर में तैराकी की हुई है। और वर्ष 2015 में अंटार्कटिक महासागर में इन्होंने 1 डिग्री सेल्सियस ठंडे तापमान में भी लगभग 1.5 मील की दूरी मात्र 52 मिनट में तय करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो आप इसे ध्यान में रखिए।
ये बहुत ही तैराकी के क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं और वर्तमान में जो अगर भारत की जलपरी इन्हें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और भी कई कीर्तिमान इनके नाम पर हैं, तो फिलहाल तो इनके बारे में जो मूलभूत जानकारी इतनी है। भक्ति शर्मा का जो संबंध है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से है। चलते हैं आगे। राज्य का पहला हेमेटोलॉजी विभाग केंद्र किस शहर में स्थित है? तो हेमेटोलॉजी विभाग केंद्र है, इसकी स्थापना जोधपुर में होने जा रही है और मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल है, मथुरा दास माथुर अस्पताल में इसका जो वो है केंद्र स्थापित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, हेमेटोलॉजी जो शब्द है ये रक्त संबंधी विकारों को दूर करने के लिए, रक्त संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब राज्य को ऊपर बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फैसला लिया है। साथ ही में इस यूनिवर्सिटी में, इस केंद्र में कुछ प्रोफेसर्स गेस्ट फैकल्टी के रूप में उनके नवसृजन किया गया है उनके पदों का, तो आप इस बात को ध्यान रखें, पदों का नवसृजन किया गया है। क्योंकि अभी तक हमारे प्रदेश में जो खून की संबंधी बीमारियां हैं उनसे अभी कोई सुविधा नहीं है और लोगों को बाहर जाना पड़ता था, तो गहलोत सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में अव्वल राज्य बनाने के लिए ये कदम उठाया है। तो देखिए आगे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी के जो नए कप्तान हैं वो हैं अशोक मैनारिया और रॉबिन बिष्ट इससे पहले थे, लेकिन ये खराब फॉर्म के कारण इन्हें हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अशोक मैनारिया हैं, आप इन्हें ध्यान में रखिए, राजस्थान के ही हैं। और रणजी ट्रॉफी में जितने भी हमारे नेशनल टीम में प्लेयर जाते हैं, काफ़ी प्लेयरों की जो चयन है वो रणजी ट्रॉफी से होता है, काफ़ी अच्छा स्तर है इसका, तो आप ध्यान रखिए। और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किस राजस्थानी को चुना गया है? तो ये बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है दीपक चाहर, ध्यान रखिए, खूब धमाल मचा रहे हैं अभी हमारी जो नेशनल क्रिकेट टीम है इंडिया की। मैं आपको एक बात और बता दूं कि BCCI ने अपने खिलाड़ियों को वेतन देने के लिए 4 कैटेगरियों का चयन किया है, तो उसमें A++ है, A है, B है और C है। तो दीपक चाहर का जो वेतन है वो C कैटेगरी के अनुसार है और उसकी जो 1 करोड़ रुपये इनको सालाना वेतन दिया जाएगा और A+ में 7 करोड़ है वेतन की मात्रा, A में 5 करोड़ है और B में 3 करोड़ है। तो A+ कैटेगरी में तो 3 ही खिलाड़ी हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा। चलते हैं आगे। भारत सरकार ने हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो विज्ञान केंद्र जो खोला जा रहा है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो खगोलीय अनुसंधान और खोजों के लिए इसको खोला जा रहा है, तो ये जौहड़बीर बीकानेर में है। जौहड़बीर बीकानेर से आपको एक चीज़ और याद आई होगी कि जो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो भी यहीं है, जौहड़बीर बीकानेर में, तो आप इसे ध्यान में रखिए इस तरह से। और ये जो इसको खोलने में जो खर्चा आएगा लगभग 15 करोड़ रुपए लगेंगे, जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 5 एकड़ भूमि में इसका जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया गया है। तो इसका मुख्य मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना भी है, तो पर्यटन मंत्रालय ने भी इसमें अपनी मंशा जाहिर की है और खगोलीय चीज़ें जितने भी ये अनुसंधान हैं इनमें सीखने के लिए मददगार साबित होगा। चलते हैं आगे। राजस्थान में खड़ग शक्ति युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब बीकानेर है, जो महाजन फायरिंग रेंज है, महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है। आपको बता दूं कि लगभग 50,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया, जिसमें से 10,000 सैनिक बख्तरबंद तोप और लड़ाकू टैंक उनके साथ थे और लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों का भी इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। तो ये अपनी क्षमता को दिखाने के लिए एक बहुत ही बड़ा युद्धाभ्यास था और ऐसे युद्धाभ्यास जब भी होते हैं, बीकानेर में हुआ था, तो जो पाकिस्तान से जुड़ती हुई हमारी सीमा है वो नज़दीक है, तो इसलिए पाकिस्तान को इसकी खबर पहले ही दी जाती है ताकि कोई भी असुरक्षित और घृणित माहौल ना बने। तो ये सामान्यतः प्रोटोकॉल है ताकि दोनों देशों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो। चलते हैं आगे। राजस्थान का कौन सा जिला महिला पुलिस आत्मरक्षा प्रशिक्षण में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये है करौली, आप इसे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में खोले जाने वाले स्पोर्ट्स स्कूल की घोषणा, तो इसका सही जवाब देखिए, ये तीनों हैं, सीकर, जयपुर और उदयपुर, ये तीनों खोले जाएंगे। और बीकानेर शार्दुल में पहले से ही एक स्पोर्ट्स स्कूल है, तो अब हमारे पास कुल 4 स्पोर्ट्स स्कूल हो चुके हैं।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही में जितनी भी हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो अच्छे टैलेंट हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 4.30 करोड़ रुपए प्रत्येक पर खर्च होंगे, और राज्य सरकार पहली बार ऐसा करने जा रही है। तो प्रत्येक स्कूल का जो खर्चा है वो 4 करोड़ पर स्कूल होगा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। देखिए, कन्हैयालाल सेठिया जो राजस्थानी कवि के बहुत ही बड़े हस्ताक्षर हैं, कन्हैयालाल सेठिया, और धरती धुरारी इनकी सबसे अच्छी कविता है। तो ये पुरस्कार जहाँ पर दिया जाता है उस स्थल का नाम भी धरती धुरारी ही है आयोजन स्थल के रूप में, और हमेशा यही रहता है। तो ये मिला है भरत ओला और कैलाश मनोहर को, और इन्होंने जो राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा के लिए जो अपनी कृतियाँ लिखी हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो भरत ओला को दिया गया है राजस्थानी भाषा के लिए, और कैलाश मनोहर को दिया है हिंदी भाषा के लिए। साथ ही इन्हें 25-25 हज़ार के नकद चेक दिए गए हैं या नकद दिए गए हैं। तो ये पुरस्कार की राशि है, आप इसे ध्यान में रखिए। और जो आयोजन स्थल है उसका नाम हमेशा धरती धुरारी ही रहता है। चलते हैं आगे। पीएम मोदी ने कृषि कर्मण पुरस्कार का किस राज्य को प्रदान किया है? इस प्रश्न को आप डबल टिक बना लें, क्योंकि ये दलहन उत्पादन के लिए दिया गया है राजस्थान को, और वर्ष 2016-17 के लिए दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में वर्ष 2016-17 में दलहन का उत्पादन अच्छा हुआ था। हालांकि मानसून ज़्यादा नहीं आया, लेकिन फिर भी दलहन की जो उत्पादन है वो ज़्यादा हुआ था। तो इसमें जो हमारे कृषि सचिव हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ रुपए का चेक दिया, और ये काफ़ी प्रशंसनीय बात है राजस्थान के लिए। साथ ही में प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त उड़द की फसल के लिए जो डूंगरपुर के प्रकाश वनात हैं उन्हें भी सम्मानित किया गया। और पाली की समू देवी हैं, पाली की समू देवी, इन्होंने चना में नवाचार किए हैं, चने की फसल के लिए इन्होंने नवाचार किए हैं, तो इसलिए इन्हें भी पुरस्कार दिए गए, और दोनों काश्तकारों को 2-2 लाख रुपए दिए गए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो 2017-18 का कृषि के लिए दिया जाने वाला प्रशंसा अवार्ड है वो भी राजस्थान को ही मिला, और उसमें 1 करोड़ रुपए नकद, चेक और ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है, आप इसे लिख लें अपने नोट्स में। पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन उसमें ये जो एक्सप्लेनेशन है ये नहीं मिलेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और स्क्रीनशॉट ले लें जो भी आपको अच्छा लगता हो, ताकि एग्जाम टाइम पे आप रिवाइज कर सकें। चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटेन की एक अंग्रेजी वेबसाइट ने हाल ही में लेखन हेतु किस लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है? देखिए, इस जो वेबसाइट है ये, इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम। जो डेस्टिनी पोइट्स यॉर्कशायर है, ये ब्रिटेन की एक वेबसाइट है। तो इसी ने इन्हें डॉक्टर परनीत त्यागी को ये पुरस्कार दिया है। ये श्री गंगानगर की हैं। वेबसाइट के अनुसार इन्हें बेस्ट क्रिटिक बताया है, बेस्ट क्रिटिक ऑफ द ईयर बताया है। तो ये आप इसे ध्यान में रखिए। और साहित्य से जुड़े हुए जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं लेखन शैली के लिए, उन्हें जरूरी कि आप अच्छे से तैयार कर लें। चलते हैं आगे। बढ़ला के बाद में राजस्थान का दूसरा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, इसका सही जवाब तो नौक है, जो जैसलमेर में है, और भड़ला में आपको बता दूं जोधपुर में है। तो ये जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप उसमें इसे लिख दें। साथ ही में एक क्वेश्चन और आएगा इसके बाद में, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नौक में जो सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया जाएगा सोलर पार्क, उसकी क्षमता होगी 925 मेगावाट, और जोधपुर के भटला में ये 2250 मेगावाट की है। साथ ही मैं बता दूं, इन दोनों को मिलाने के बाद में राजस्थान की कुल जो सौर क्षमता है वो 4000 मेगावाट की है। तो सरकार अपने जो वादों को लेकर बिल्कुल प्रतिबद्ध है, और हम अगले 5 साल में इस क्षमता को 6 गुना बढ़ाएंगे। लगभग 30,000 मेगावाट हम सौर ऊर्जा से उत्पन्न करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दूसरा जो पार्क बनेगा वो नौख जैसलमेर में बनेगा, आप इसे इम्पोर्टेंट कर लें। चलते हैं हम आगे। ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो 50 की बजाय हम 500 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, लेकिन
फैक्ट बेस और जो रोज़मर्रा की घटना है वो वहाँ पर नहीं पूछी जाती। एग्ज़ाम में सिर्फ वही मूलभूत बातें पूछी जाती हैं जिनका किसी भी डेवलपमेंट और सरकार की जितनी भी इच्छा शक्ति है उसका प्रदर्शन हो। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि करंट अफेयर को आप बिल्कुल एक साइंटिफिक अप्रोच लेके पढ़ें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी मतलब इतना ज़्यादा हकल ना हो कि मतलब आप रटने में रह जाएं और जो मुख्य बातें वो रह जाएं। तो हमारा जो पर्पज़ है वो प्री पास करने के बाद में मेंस में भी अपनी जो आंसर राइटिंग की वो है शैली को सबसे ज़्यादा सुदृढ़ करना है। तो उसी तरह से आप इसे पढ़िए, बिल्कुल एक साइंटिफिक अप्रोच लेके। तो मैं आपको बता दूं कि जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जी ने किस व्यक्ति को बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड दिया है? ये है इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत साहब अलवर के आईएएस हैं, कलेक्टर हैं और मतदाता जागरूकता को लेकर इन्होंने अपने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। और एम स्वाइप एक ऐप है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी जो लोकेशन है उसका पता लगाया जा सकता है। साथ ही में बेहतर तरीके से पहुंचने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तो एम स्वाइप ऐप चुनावी नवाचारों से संबंधित है, तो आप इसे ध्यान में रखिए क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है एम स्वाइप ऐप। और जो भी परीक्षा होंगी आने वाले एक साल में उनमें ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान रखिए आप। चलते हैं आगे। राजस्थान की किस महिला को बेटिया पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए, बेटिया पुरस्कार है ये जो महिला सशक्तिकरण की जो जितनी भी बातें होती हैं और ये महिलाओं को ही दिया जाता है। तो राजस्थान की दमयंती सोलंकी जो जयपुर से हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। विभिन्न प्रदेशों से महिलाओं का सम्मान किया गया है कि जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो दमयंती सोलंकी को ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि वो 15 सालों से ज़्यादा समय से कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद कर रही हैं और जितने भी बालिका सशक्तिकरण के साधन है उन पर वो अपने बहुत नवाचारों को लेके आई हैं और काफ़ी एनजीओ के साथ में जुड़ी हुई हैं ये। तो दमयंती सोलंकी इसका सही जवाब है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बेटिया पुरस्कार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। रमा फाउंडेशन और भारत सरकार मिलकर के इस समारोह का आयोजन करते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। पायल जांगिड़ को गेम चेंजर पुरस्कार मिल चुका है, जो न्यूयॉर्क की एक संस्था है, गेम चेंजर पुरस्कार। ये बाल विवाह को लेकर इन्होंने बहुत ही अच्छे अपना विरोध किया था और ये खुद भी इससे प्रताड़ित होने से बची थी इस विरोध के कारण। और सुशीला कंवर है, ये बाड़मेर की आज़ाद भारत के बाद में पहली जो वहाँ की नगर पालिका है उसकी अध्यक्ष बनी है। रोमा देवी को आप जानते हैं। तो आपको ऑप्शन में ऐसे ही चर्चित चेहरे दिए जाएंगे। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ऑप्शन में ऐसे ही चर्चित चेहरे दिए जाएंगे जो सभी महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए हों। तो आप इस जो जानकारी है उसको ध्यान में रखिए और किसी भी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से अगर करना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है कि आप जितने भी विकल्प हैं उन सबका अच्छे से पोस्टमार्टम करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ रटने में और सिर्फ एक प्रश्न को समझने में रहोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। और सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा वो है कि ये असीमित है, इसका कोई ओढ़ छोड़ नहीं होता। तो आप इसे अपनी साइंटिफिक अप्रोच लेके करें। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के किस पर्यटन अधिकारी को कलकत्ता में सम्मानित किया गया? यह है हिंगलाजदान रत्नू और वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल के राजस्थान के पर्यटन अधिकारी हैं। तो पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बीच में जितनी भी कला संस्कृति, पहनावा, वेशभूषा, खान पीन को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया ताकि दोनों राज्यों में समन्वय बन सके, दोनों संस्कृतियों में एक मेलजोल बढ़ सके। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी थे और इनके साथ में अन्य प्रदेशों के जो अध्यक्ष आए थे उन्हें भी सम्मानित किया गया था जो पर्यटन विभाग से जुड़े हुए गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। जैसलमेर में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट कौन सा ग्रुप कार्यशील है? देखिए, इसका ये भी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 बताया था इस तरह से कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को लेकर के सरकार की इस वक्त कौन कौन सी योजनाओं पर काम चल रहा है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे भी साथ में लिख लीजिए इसके सारे फैक्ट को। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब दोनों सही है। और अडानी ग्रुप और ईडन रिन्यूएबल ये एक यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की। तो अडानी ग्रुप हमारे यहाँ पे पवन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं और हाल ही में इन्होंने 50 विंड टर्बाइन लगाए हैं जिनमें इन्होंने लगभग 500 करोड़ रुपए निवेश किए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इनसे लगभग 100 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। और वहीं ईडन रिन्यूएबल ने सौर ऊर्जा पर काम किया है और सौर ऊर्जा पे इन्होंने जगह जगह सौर पैनल लगाए हैं। 1572 करोड़ का इन्होंने कुल निवेश किया है और इनसे 300 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी।
कि राजस्थान सरकार का जो सौर ऊर्जा नीति है उसमें सरकार प्रतिबद्ध है कि अगले 5 सालों में 6 गुना उत्पादन करेगी और 30,000 जो मेगावाट का उनका सपना है वो इन्हीं के कारण साकार होगा। तो आप इन चीज़ों को, फैक्ट्स को, सभी को ध्यान में रखिए और आप इन्हें लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से क्या है कि चीज़ें खुद के हाथों से लिखते हैं तो बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाती है। चलते हैं आगे। इस प्रश्न को आप बिल्कुल 5 स्टार देके हाईलाइट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मिस राजस्थान 2019 किसे चुना गया। ये है आपके सामने दिख रही है एक सुंदर युवती, कंचन खटाना। तो कंचन खटाना इसका सही जवाब है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ अन्य फैक्ट हैं उनसे भी रूबरू कराना चाहूँगा। जो सुमन राव हैं वो ये हैं, सुमन राव ये हैं। और जैसे रुमा देवी हैं चर्चित महिला, तो सुमन राव भी एक बहुत ही चर्चित महिला हैं। फेमिना मिस इंडिया इन्होंने जीता, मिस इंडिया 2019 इन्होंने जीता और ये राजसमंद से हैं, ध्यान रखिए आप इन्हें। और मिस वर्ल्ड में भी ये रनर अप रही थी। तो इनका जो नाम है वो बहुत ज़्यादा है। आप इनके बारे में और नेट पे सर्च कीजिए, क्योंकि इस महीने की जो जानकारी वो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और ये लगभग 3 से 4 महीने पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। कई इन्होंने काम किए हैं, तो जो कीर्तिमान किए हैं, जो पुरस्कार जीते हैं, आप उनके बारे में सर्च कीजिए। और जो अदिति शर्मा आपके सामने यहाँ पर लिखा है, ये मिस दीवा 2020 के पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं, अदिति शर्मा। और चौथा विकल्प लवलीन डागर का है, जिन्हें मिसेज राजस्थान 2020 का खिताब मिला है। ये है लवलीन डागर। और राजस्थान में अगर इस तरह से नवाचार, अगर इस तरह से महिलाओं को आप देख सकते हैं कि किस तरह से कीर्तिमान रच रही है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा निस्तारण हेतु किस जिले को पुरस्कृत किया है। तो प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए इन्होंने जो सबसे बढ़िया जिनका रिकॉर्ड रहा है वो बीकानेर है। और जल शक्ति मंत्रालय जो भारत सरकार के अधीन है, उसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जो IAS अधिकारी हैं बीकानेर के, प्रशिक्षु हैं, उनको ये अवार्ड दिया है। और ये अवार्ड बीकानेर के बेहतर प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लेकर दिया गया है। साथ ही में जो सबसे अच्छी ग्राम पंचायत है जिसने इस मुहिम में अपना योगदान दिया है, वो सरपंच को भी सम्मानित किया गया है। चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सरपंच को। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और ये बीकानेर है, क्योंकि पूरे वर्ष 2019 का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो ग्राम पंचायत स्तरों पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए नवाचार के रूप में यह अभियान चलाया गया है। चलते हैं आगे। इस प्रश्न को भी आप 5 स्टार कीजिए। जयपुर फिल्म फेस्टिवल के दौरान विजयदान देथा की किस कृति का अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत किया गया। तो यह है बातारी फुलवारी। विजयदान देथा कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं, राजस्थानी साहित्य पुरस्कार से भी। और ये साहित्य की जगत में राजस्थान के सबसे बड़े हस्ताक्षरों में इनका नाम लिया जाता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। विजयदान देथा की ये सौरठा, दो दोस्त, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। और ये चारण जाति के थे। और विजयदान देथा की जो इनको प्यार से बिज्जी नाम से भी इनको बुलाया जाता है, तो इनका ये दूसरा नाम बिज्जी भी है। तो आप इसे ध्यान में रखें और इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। विजयदान देथा के बारे में आप नेट पे और रिसर्च कीजिए, ताकि इनके बारे में जो मूलभूत जानकारियाँ हैं उन्हें आप कलेक्ट कर सकें। और ये जो विजयदान देथा हैं, इनके जितने भी साहित्य जगत में जो योगदान रहा है उसे आप लिख लीजिए। और RS मेंस में भी इनके बारे में कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक प्रश्न तो आया नहीं है, लेकिन ये पूरी संभावना है इनके ऊपर प्रश्न बनने की। चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का हस्तशिल्प पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह है मोहनलाल। और इनका जो संबंध है वो राजसमंद से है। और इनके साथ में ही अन्य सम्मान भी दिए गए, जिन्हें मैंने एक साथ लेने की कोशिश की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रघुवीर सिंह और जैनब बानो, इन्हें राजस्थान श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार दिया गया है। श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार दिया गया है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और ये मानकवर महिलाएं जिन्हें राजस्थान का एक सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी उद्योग रत्न पुरस्कार दिया है। सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार दिया गया है। तो इस जानकारी को आप लिख सकते हैं और ध्यान रख कर सकते हैं, क्योंकि चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
जो भी आपको पसंद है, लेकिन ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सारी जानकारी इसमें एक साथ है। अगला जो प्रश्न है वो है कि वर्तमान सर्वचर्चित जो पुस्तक है विद इन लाइज हारमनी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक मैं आपको बता दूं कि इसके लेखक गुलाब कोठारी हैं, जो राजस्थान पत्रिका एक न्यूज़पेपर है उसके ये अध्यक्ष भी हैं। तो गुलाब कोठारी को, ये अभी राजस्थान की सबसे बड़ी शख्सियत हैं उनमें से एक है। तो गुलाब कोठारी के से जुड़े हुए और भी अन्य चीज़ों को हम ध्यान रख सकते हैं। इन्हें जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है राजा राम मोहन राय पुरस्कार भी इनको दिया गया है, और रामनाथ गोयन का पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और जयपुर संघ में इन्हें विशिष्ट पदक से भी सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही अभी इस वक्त इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुलाब सिंह कोठारी के बाद जो गुलाब कोठारी हैं, देखिए गुलाब चंद कटारिया अलग हैं, कृषि मंत्री हैं राजस्थान के, आप उनसे कंफ्यूज मत होइए। गुलाब कोठारी के बारे में आप अच्छे से नेट पे और सर्च कीजिए ताकि इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी को जुटाया जा सके। सीपी जोशी हमारी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आयदान भाटी मैंने आपको बताया था, बिहारी पुरस्कार दिया गया इन्हें 2019 का। और मनोज कुमार शर्मा की जो पागल मत हो जाना कृति है उसके लिए सम्मानित हो चुके हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। तो नॉलेज को आप अच्छे से गैदर करके चलिए। चलते हैं आगे। राजस्थान का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क कौन सी कंपनी स्थापित करने जा रही है? तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क बायरेस कंपनी है वो स्थापित करेगी। इसके लिए भारत का जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है और राजस्थान सरकार के बीच में एक MOU साइन हुआ है। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क देखिए होता क्या है कि जो मुख्य रूप से छोटे और मध्यम जैव प्रौद्योगिकी उद्यमी होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक सुविधा का माहौल बनाया जाता है और एक सीमांकित क्षेत्र में होता है, जिसमें एक प्रयोगशाला का निर्माण इस उद्देश्य से किया जाता है कि उद्यमियों को उनके जो बिजनेस हैं, उनके जो व्यवसाय हैं, उन तक सभी बुनियादी सुविधाएं पहुंच सके और वो वित्त पोषण में भी कारगर साबित हो। साथ ही में यहाँ पर इंक्यूबेटर या इंक्यूबेशन बोला जाता है, इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। और ये इंक्यूबेशन सेंटर है, इनके लिए क्या है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो अपना उद्यम, जिनके पास अच्छे प्लान होते हैं, उनको सफल बनाने के लिए ये बहुत ही मददगार साबित होगा। तो इंक्यूबेशन सेंटर इस जैव प्रौद्योगिकी पार्क के साथ में खोले जाएंगे। तो चलते हैं आगे। किस राज्य सरकार की ओर से सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी आर्ट शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान है इसका सही जवाब, और ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो इसे बीकानेर हाउस है नई दिल्ली में, वहाँ पर इसे संपादित किया गया। भव्य एक आयोजन हुआ था जिसमें सभी राज्य के जितने भी हुनरमंद लोग हैं अपनी अपनी कला को लेकर गए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था। मैं आपको एक बात और बता दूं, उदयपुर हाउस भी राजस्थान का ही है और ये लगभग 20 सालों से नई दिल्ली के कब्जे में था। तो न्यायालय ने इसे वर्तमान में राजस्थान सरकार के पास में इसकी पूरी जो अथॉरिटी दे दी है। तो ये उदयपुर हाउस वर्तमान में राजस्थान सरकार को मिला है। यह हाल ही में अभी कुछ चंद महीनों पहले ही मिला है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। उदयपुर हाउस, वैसे हम जितने भी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 2019 के करंट अफेयर का जब विश्लेषण करेंगे तो इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के किस व्यक्ति के ऊपर सूर्यवंशी फिल्म बनेगी? तो ये हमारे राजस्थान के बहुत ही डेकोरेटेड एक IPS ऑफिसर है। राजस्थान मूल का है, संगाराम जांगिड़। अभी ये तमिलनाडु में है, साउथ में इनकी पोस्टिंग है। तो इन्होंने वहाँ पर काफ़ी ऐसी जो मर्डर करने वाली गैंग है उनका बिल्कुल सफाया कर दिया था, काम तमाम कर दिया था। तो जो रोहित शेट्टी जो फिल्म बनाते रहते हैं अजय देवगन को लेकर, सिंघम जैसी, तो ये सिंघम रियल सिंघम कॉप्स हैं, रियल सिंघम कॉप हैं, आप इन्हें देख लीजिए। ये राजस्थान के बाड़मेर से मूल निवासी हैं और सूर्यवंशी फिल्म में ये रोहित शेट्टी बना रहे हैं। अजय देवगन की इसमें मुख्य भूमिका रहेगी। जो किरदार है, इनका किरदार ये अजय देवगन निभाएंगे। तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। और मुझे प्रश्न सच में बहुत अच्छा लगा। कुछ जैसे आप इन्हें देख सकते हैं, संगाराम जांगिड़ साहब बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के धनी हैं। राजस्थान के कौन से खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी से संन्यास लेंगे? तो इनका नाम है विनीत सक्सेना। विनीत सक्सेना के नेतृत्व में 2 बार टीम जीती भी है, रणजी ट्रॉफी इन्होंने जीती भी है और इन्होंने ईरानी ट्रॉफी में भी काफ़ी अपना कैरियर बनाया है
2 मैच लगभग खेले हैं ईरानी ट्रॉफी में भी, जो बहुत बड़ी बात है। विनीत सक्सेना के 100 से ज़्यादा मैच हैं और उसमें इन्होंने 6000 रन लगभग बनाए हैं। तो ये बहुत ही इनके बारे में आप इस जानकारी को ध्यान में रखिए। चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस योजना के वित्त हेतु 140 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? देखिए, ये जो योजना है ये वर्ष 2005 में कांग्रेस की सरकार में मतलब सबसे पहले सामने आई थी, और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पालनहार योजना है। पालनहार योजना एक सरकारी योजना है जो राज्य के विभिन्न जिलों में क्रियान्वित है, मतलब चल रही है। और अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माता पिता या तो मर जाते हैं, जिनकी असामयिक मृत्यु हो जाए, या जो आजीवन कारावास जेल में हैं, उनके बच्चों को ये योजना का पात्र माना जाता है। और लगभग 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये मासिक एक खर्चे के लिए दिए जाते हैं। साथ ही में उन्हें निराश्रित पेंशन मात्र विधवा के एक बच्चे को प्रति माह स्कूल दाखिले के लिए योग्य बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि बच्चों को अतिरिक्त कपड़े, जूते, ऐसी चीज़ें भी दी जाती हैं। और साथ ही में 18 वर्ष तक के जितने भी युवा या किशोर बच्चे हैं उन्हें 1000 रुपये महीने के मंथली दिए जाते हैं। तो आप इस बारे में ध्यान रखिए। पालनहार योजना क्या है? देखिए, पालनहार वही है जिनका पालन करने वाला कोई नहीं है, तो उनका लालन पालन करने के लिए सरकार बीड़ा उठाती है। तो आप इसे ध्यान में रखें। चलते हैं आगे। जो हमारा अगला प्रश्न है ये सबसे बहुत ही है, जैसे कि मैं काफ़ी प्रश्नों के आगे बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर 30 दिन के करंट अफेयर में आपको 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं तो उन्हें किस तरह से चुना गया होगा, तो इस बारे में आप जायज़ा लगा लीजिए। तो राजस्थान में यूरेनियम का जो पहला प्रोजेक्ट है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो स्थापित किया जा रहा है खंडेला। और खंडेला कहाँ पर है? सीकर में है। लगभग 23 हेक्टेयर का ये क्षेत्र है और सन 1998 में ये रिसर्च शुरू की गई थी। तो इस पर जो 22 करोड़ की लागत से एक सुरंग बनाई गई है और उसी से पता चला है कि यहाँ पर यूरेनियम का इतना भंडार है कि अगले 20 साल तक यूरेनियम की आपूर्ति अपन यहाँ से कर सकते हैं। ज़रूरत है कि इसका निष्कर्षण करने के लिए विशेष तकनीकों को ईजाद किया जाए। और इस पूरे प्रोजेक्ट में 6000 करोड़ रुपए का बजट है। जो UCIL है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसकी टीम ने यहाँ पर खंडेला में जा कर के अपना एक ब्लूप्रिंट, अपनी पूरी विस्तृत परियोजना को तैयार किया है और काम शुरू कर दिया है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। 2005 में भी यहाँ पे पुष्टि की गई थी और ये कार्य जब से लगभग चल ही रहा है। 2005 में भी आया, 16 में भी इसकी मतलब पूरी जो रूपरेखा तैयार की गई और वर्तमान में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि यहाँ पर यूरेनियम का काफ़ी अच्छा भंडार है। तो अपन इसे और अच्छे जब इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी इसके बारे में बहुत सारा इस बार आने वाला है, तो आप तैयार रहिए। हाल ही में जो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? इसका सही जवाब प्रोफेसर ND माथुर है। और जो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं इनके, तो जो मुख्यालय है राजस्थान इकोनॉमिक एसोसिएशन का वो जयपुर में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर ND माथुर चुने गए हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में आयोजित राज्य खेलों में सर्वाधिक पदक किस जिले ने जीते हैं? तो देखिए, जनवरी में ही ये आयोजित हुए थे। 2 जनवरी को इनका मतलब शुभारंभ किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जो हमारे खेल मंत्री हैं वो अशोक चांदना हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और किस जिले ने जीते हैं? वो है जयपुर ने जीते हैं। सबसे ज़्यादा पदक जयपुर ने जीते हैं। और यहाँ पर इसका जब शुभारंभ हुआ था तो गहलोत जी ने जो सानिया मिर्ज़ा है उनके जैसे अन्य 50 से ज़्यादा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सानिया मिर्ज़ा, इनको सम्मानित किया गया। साथ ही में जो इनके मेंटर थे, इनके कोच थे, उन्हें भी सम्मानित किया गया। और 33 जिलों ने इसमें भाग लिया। लगभग 8000 से ज़्यादा खिलाड़ी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। तो जयपुर ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य रैंकिंग में प्रथम जिला कौन सा है? तो उसका सही जवाब बीकानेर है। और 33 जिलों में ही ये मूल्यांकन किया गया था। लगभग 861 जो हमारी आदर्श PHC हैं, जो आदर्श स्वास्थ्य रैंकिंग की गणना की गई है, उनमें से बीकानेर ने ये अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। 2019 में इसका पूरा अवलोकन मूल्यांकन किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रथम रैंक हासिल किए, इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया लिए गए थे। इसमें दवाइयों की उपलब्धता,
साथ ही में जितनी भी हमारी लैब टेस्ट होती हैं बीमारियों की, लैब टेस्टिंग और प्रसव सुरक्षा, हाइजीन, सफाई और रोगियों की जो जितने भी पर्चियों पर मोबाइल नंबर और ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं उन उपकरणों की उपलब्धता को शामिल किया गया था। तो इसमें बीकानेर का जो था वो बहुत ही बेहतरीन योगदान था, तो आप इसे याद रखिए। राजस्थान में ग्राम पंचायतों के चुनाव कितने चरणों में संपन्न होंगे? राजस्थान में इस बार काफ़ी पंचायत समितियों का गठन किया गया है, तो 4 चरणों में संपन्न होंगे। और जो नई पंचायत समितियां लगभग 1954 ऐसी है जिनकी नामावली बनाना भी बाकी है, तो चौथे चरण में इन्हीं का ही चुनाव होगा, तो आप इसे ध्यान में रखिए। 4 चरण। नई घोषणा के अनुसार सिलिकोसिस बीमारी से जुड़े रोगियों के बच्चों को किस योजना में जोड़ा गया है? हमने अभी पढ़ा है पालनहार योजना, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 140 करोड़ रुपए का जो बजट है अभी प्रस्तावित किया है। और सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो नवजात शिशुओं में होती है। नवजात शिशुओं में इस तरह से होती है कि जो धूल मिट्टी के कारण उनके फेफड़ों में सिलिका के कण चले जाते हैं, जिससे सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है, और बच्चों की रेजिस्टेंस पावर, जो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो काफ़ी बार कैजुअलिटी हो जाती है, उनकी जान भी चली जाती है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। भारतमाला प्रोजेक्ट, इस प्रश्न को आप डबल मार्क कर लें और इम्पोर्टेंट है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान में बनाई जाने वाली सबसे लंबी टनल होगी वो है साहब कोटा में। और कोटा में जो मुकुंदरा हिल्स है, मैंने आपको बताया मुकुंदरा हिल्स, वहाँ पर ये टनल बनाई जाएगी। कोटा में लगभग सड़क बनेगी वो 105 किलोमीटर की बनेगी, लेकिन जो टनल है ये 4.5 किलोमीटर की बनेगी और राजस्थान की सबसे लंबी टनल है ये। इसको बनाने में लगभग 2000 करोड़ रुपए का वित्त खर्चा आएगा और 8 लेन रोड बनने की यहाँ पर संभावना है, जो 4 आने के लिए और 4 जाने के लिए जो रास्ता है वो बनाया जाएगा, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इसमें जो मुख्य बातें वो यही हैं कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, पूरे देश में जो सड़कों को जोड़ा जा रहा है, लिंक बनाए जा रहे हैं, पासेस बनाए जा रहे हैं, तो इनमें जो मुकुंदरा हिल्स में जो बनाया जाएगा, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले ही, तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की अनुमति इसमें अनिवार्य थी, तो आप इसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन सेशन हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ में। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा हाँ, जो सिलिकोसिस बीमारी है, देखिए इसमें एक तथ्य मुझे और याद आया। सिलिकोसिस बीमारी में जो वित्त इन्होंने दिया था पालनहार योजना के लिए 140 करोड़, तो ये वित्त विभाग ने जारी किए हैं। और वित्त विभाग यानी वित्त मंत्रालय भी गहलोत जी के पास में ही है, मुख्यमंत्री जी के पास में। और पालनहार योजना है, इसकी प्रवर्तक है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि क्वेश्चन सेशन है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन आपको किसी भी फैक्ट के बारे में अगर और जानकारी हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। स्वागत है आपका, अगले वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा। और कमेंट आप उसमें मूलभूत बात जरूर लिखें कि आपको अगर किसी भी प्रश्न में बताए गए फैक्ट से प्रॉब्लम है या आपको और जानकारी पता है तो आप जरूर लिखिए, ताकि और लोग भी उससे लाभान्वित हों। तो चलते हैं हम हमारे जो और टॉपिक बेस्ड एनालाइज। आइए, तो संपादकीय लेख हैं, उनमें जो सबसे पहले कोटा में बच्चों की मौत एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है अभी जो चर्चा में है, डिस्कस कर लेते हैं इसे। देखिए अभी हाल ही में कोटा के जेके लोन अस्पताल में 100 से ज़्यादा बच्चों की असामयिक मौत पर इस खबर ने प्रशासन की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी पोल खोल दी। और मीडिया में जिस तरह से इस खबर को चलाया गया है, तो ये एक तरह से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इस तरह की खबर पहले भी आई थी। आपको याद हो तो गोरखपुर में भी जो सैकड़ों माएँ थी, लगभग 70 से 80 माएँ और कई नवजात बच्चे भ्रष्टाचार की गोलियां खाकर मर गई थी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर बिहार में भी इस तरह की खबर आई थी, तो इन पर चर्चा करना ज़रूरी है। सबसे पहले कुछ मूलभूत कारण देखते हैं कि क्या परिस्थितियाँ रही कि इस तरह की जो जटिलता है वो पैदा हुई। देखिए अधिकांश बच्चे निमोनिया, सेप्टिसीमिया और हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियों से ग्रसित होने के कारण मर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि निमोनिया में क्या होता है कि जो सांस लेने की जो हमारी नली होती है
उसमें एक द्रव, एक मवाद से भर जाती है और ये संक्रमण सभी के लिए जानलेवा होता है। लेकिन छोटे बच्चे इससे जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम होती है। और शिशु और जो वृद्ध होते हैं, जो 65-70 की उम्र के वृद्ध होते हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये इसी तरह की एक घातक बीमारी है, इन्फेक्शन है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो मवाद होती है वो श्वास नली में इस तरह से भर जाती है कि सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, जिससे निमोनिया होता है और ये जो अपना बड़ा रूप ले ले तो रोगी की जान भी जा सकती है। सेप्टिसीमिया भी इसी प्रकार का एक जीवाणु जनित रोग है, जिसमें जो जीवन के लिए जितने भी घातक स्वास्थ्य जटिलता है उसके कारण शरीर के कई अंग और तंत्र प्रभावित हो जाते हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा ख़राब हो जाता है और रक्त का संक्रमण है। तो इसमें क्या है कि जीवन के लिए जो आवश्यक, हम ऊपर से यानी बाहरी स्रोतों से अगर खून चढ़ाते हैं तो उनका रसायन विषैला होकर शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है, जिससे सूजन बढ़ती है शरीर के काफ़ी अंगों में। और समय पर इसका इलाज ना मिले तो इससे इम्यून तंत्र इतना कमज़ोर हो जाता है कि धीरे धीरे व्यक्ति मर जाता है। और वो काफ़ी बार तो जो मौत होती है वो सोते सोते भी हो जाती है, व्यक्ति सोया के सोया रह जाता है। तो इसकी आशंका ज़्यादा अधिक है और जितना जल्दी से उपचार कराया जाए उतना ही इसे नियंत्रित करना आसान होता है। आप ये ध्यान रखिए कि सेप्टिसीमिया जीवाणु जनित रोग है और सेप्टिस इसका ही जीवाणु है। हाइपोथर्मिया भी इसी प्रकार की एक बीमारी है। ये बीमारी से ज़्यादा एक मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी का भी एक परिणाम है। शरीर जब तेज़ी से अपनी गर्मी को खोता है तेज़ी से, अगर शरीर की गर्मी कम हो जाती है और हम उतना वापस से जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे प्राप्त ना कर पाए तो शरीर का तापमान है वो कम हो जाता है और इसी के कारण हाइपोथर्मिया हो जाता है। और ठंड में ज़्यादा समय बिताना, बहुत ज़्यादा कोई अपन हेक्टिक यानी शारीरिक मेहनत करते हैं तो इसकी कुछ वजह हो सकती है, तो ये भी प्राण घातक है। तो शिशुओं के लिए ये सभी ज़्यादा प्राण घातक है क्योंकि बच्चे, जो नवजात शिशु होता है उसके पास पोषण के लिए सिर्फ अपनी माँ के दूध के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, ज़रिया नहीं होता। तो ये मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त बीमारी तो देखिए हर जगह होती है, लेकिन जो सबसे बुरी बात है कि प्रशासन की कोई इस पर इंतज़ाम ही नहीं होती। और सर्दी से बचने के, जैसे कि मैंने नोट्स में लिखा है, कोई इंतजामात नहीं है, खिड़कियों के शीशे तक नहीं है, यहाँ तक कि कहीं कहीं दरवाजे भी नहीं है। और सर्दी अभी इस हद पर है कि मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही बहुत ज़्यादा परेशान है। और ऐसे में अगर छोटे नवजात बच्चों को अगर सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो फिर उनके लिए देखिए, मतलब ये 100 बच्चों की मौत है, ये कोई बहुत मतलब सामान्य आंकड़ा होगा फिर। क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं कि आपने साफ़ सफाई से लेकर के खिड़कियों के शीशे तो होने चाहिए, अगर ये भी नहीं है तो फिर बड़ी समस्या होगी। और इन सब समस्याओं के अतिरिक्त मुख्य कारण है कि सरकारी तबके की बद इंतजामी है और प्रशासन की लापरवाही का ये नतीजा है। क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर अचानक आपको इस तरह से खबर मिलती है कि मर गए, सिर्फ मतलब बीमार से ही, मृत्यु से ही मर गए, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। और शासन प्रशासन की उदासीनता और राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट का भी अभाव है। बजट की कमी के चलते हुए ही ये सब काम अधूरे रह जाते हैं और इनका जो खामियाजा है वो जो समाज का एक कमज़ोर और वंचित तबका है उसको भुगतना पड़ता है। तो इसके बारे में हम देख लें, जो गरीब तबका है इन खामियों का सर्वाधिक शिकार हुआ है, क्योंकि पैसे वाले लोगों के पास में संसाधन अधिक होते हैं कंपेयर की जो गरीब लोग हैं, क्योंकि गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाता है। इसके अतिरिक्त कुपोषण भी है, जो कम उम्र में जो महिलाएं, जो स्त्रियां या जो युवतियां माँ बन जाती हैं वो ढंग से स्तनपान नहीं करा पाती, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। साथ ही में डॉक्टरों की कमी है हमारे प्रदेश में। लगभग अगर देश की बात की जाए भारत की, तो 4 लाख डॉक्टरों की सख्त ज़रूरत है, मतलब बहुत ही अर्जेंट डिमांड है। उसके अलावा बात करें तो प्रशासनिक असक्षमता भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और जो स्किल और जो नर्स हैं या डॉक्टर हैं उनके पास क्या है कि हुनरमंद डॉक्टर नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे इस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही में शिक्षा भी है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते और इसी के कारण उन्हें इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं होती बीमारियों से जुड़ी हुई, तो वो इसका शिकार आसानी से हो जाते हैं।
और जो हमारी त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था है कि प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर, और सामुदायिक चिकित्सा व्यवस्था, और जिला में जो जिला अस्पताल की जो चिकित्सा व्यवस्था है, ये बिल्कुल ही इस वक्त खस्ता हाल पड़ी हुई है बिल्कुल, क्योंकि बजट तो बड़े हॉस्पिटल में नहीं है, जो शहर का बड़ा अस्पताल होता है उसके लिए नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को मतलब दूर तक जर्नी करनी पड़ती है, उसके बाद में भी उन्हें स्वास्थ्य के साथ उनके इंसाफ नहीं होता है। साथ ही में मैं आपको बता दूं, स्टंटिंग वास्टिंग। स्टंटिंग ये है कि व्यक्ति, कोई भी बच्चा है जो 5 वर्ष से की आयु तक के बच्चे हैं, उनकी जो लंबाई है वो बहुत कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोषण तत्वों की कमी रहती है। वास्टिंग ये कि जो वज़न है वो कम होना, लंबाई और उम्र के अनुपात में वज़न का कम होना, तो वो वास्टिंग है। साथ ही में खून की कमी है, एनीमिया, और कम उम्र में विवाह, जिससे कम उम्र में अपरिपक्व जो युवतियां हैं किशोर अवस्था में ही माँ बन जाती हैं, ना तो उन्हें खुद पोषण मिल पाता है, ना ही वो अपने बच्चों को अच्छे से स्तनपान करा पाती हैं। तो ये है इसकी बहुत ज़्यादा समस्याएं। और इस तरह की जो बात है, इनके बारे में मैं आपको एक मुख्य बात बताना चाहूँगा कि ये एक तरह की संरचनात्मक हिंसा है। अब संरचनात्मक हिंसा बोलने के पीछे अपना अभिप्राय ये है कि इससे एक निश्चित तबका ही प्रभावित हो रहा है। देखिए, संरचनात्मक हिंसा, और ये बिल्कुल बहुत ही ज्वलंत शब्द है अगर हम इस त्रासदी को डिफाइन करना चाहें, क्योंकि इससे गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, और उसके जो संसाधनों की कमी है तो वो वल्नरेबल ज़्यादा हैं, सुभेद्य ज़्यादा हैं। इसलिए ये लोगों के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसमें जो मौत का शिकार हुए हैं। अगर हम इसमें समाधान की बात करें तो इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ ही में जो सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय हो या प्राथमिक चिकित्सालय हो, गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वहाँ पर आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे जो बच्चों की इस तरह से भयानक मौतें वो ना हो, और उन्हें जो जल्दी बीमारी जब अपना असर दिखाना शुरू करती है तभी उन्हें इलाज मिल जाए। तो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। एनीमिया यानी खून की जो कमी को बढ़ाने के लिए एनीमिया की गोली आती है, वो उनका जो वितरण है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना भी इसका एक सबसे कारगर उपाय है। अगर शिक्षा बढ़ेगी तो जो बाल विवाह जैसी हमारी समस्याएं हैं वो भी कम हो जाएंगी, और कम उम्र में अगर शादी नहीं होगी तो यदि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं शिक्षा के साथ में, तो इस तरह की समस्याएं होंगी ही नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति अपना इलाज करने में या उस बीमारी से बचने में अपने आप को सशक्त महसूस करेगा। साथ ही में ये सबसे बड़ा कारण है, स्वास्थ्य पर जो वित्त है वो पर्याप्त होना चाहिए। वर्तमान में हम लगभग 1.5% GDP का स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। हालांकि बजट में और जो स्वास्थ्य नीति है उसमें हमने 2.5% का जो एक वो है संकल्प लिया है, लेकिन अभी उसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते पूरा नहीं किया जा रहा। तो ये इसमें मुख्य बातें हैं कि बजट होना चाहिए, और ये जो कोटा में हुआ है ये बजट की कमी से ही हुआ है। देखिए, क्योंकि खिड़कियों में शीशे नहीं है और प्रशासन इस पर बिल्कुल है ना मुख बधिर बन के बैठा हुआ है, दरवाजे भी नहीं है। सर्दियों में अब हवा चल रही है, बच्चा मतलब वहाँ पर अंदर ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके ट्रीटमेंट का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये इसमें बहुत ही जेन्युइन बातें हैं। चलते हैं जो हमारा अगला संपादकीय लेख है, सबसे ज़्यादा ज्वलंत। ये एक ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होगा अमिट शाही से कि नागरिकता संशोधन कानून। सामान्यतः ऐसा होता है कि सरकार का कोई भी जब फरमान आता है, कोई भी कानून आता है, तो उसमें जनता का जो विरोध है वो देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन नागरिकता कानून पर मतलब जनता, आम जनता नहीं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे जैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, वो भी अपने अपने मतों में बटी हुई है। तो आइए एक बार इसका आशय समझें कि है क्या है। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून ये है कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी। इससे संबंधित ये कानून है। इस कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि हम देश के अल्पसंख्यक या किसी विशेष संप्रदाय यानी मुस्लिम संप्रदाय या कोई भी ईसाई या पारसी, बुद्ध, जैन को बाहर निकालेंगे। ये सिर्फ बाहर रह रहे जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, देश के बाहर वाले अल्पसंख्यक लोग, उन्हें ये अंदर लाने की एक मुहिम है।
और इसमें विवाद ये है कि जो अल्पसंख्यक हैं इसमें मुस्लिम जन शामिल नहीं है, इसमें मुस्लिम जन नहीं है शामिल। और इसमें कौन कौन शामिल है? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। यानी इसमें ये 6 संप्रदाय जो अल्पसंख्यक संख्या में है बाहर, और इनके साथ में काफ़ी नृजातीय संघर्ष और धार्मिक भावनाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो इन अल्पसंख्यक समुदायों को भारत में लाने की एक ये नियम बनाया गया है, नागरिकता संशोधन कानून। तो देखिए, मुस्लिम जन के साथ में भी ऐसा है, लेकिन जो ये देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, यानी मुस्लिमों के साथ में यहाँ पर भेदभाव होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए इन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। और मैं आपको बता दूं कि जो केरल ने अपना सबसे पहला एक विधानसभा में अपना विधेयक प्रस्तावित किया है, तो केरल सबसे पहला राज्य है जिसने अपना ऐसा विरोध विधेयक प्रस्तावित किया है। उसके बाद में पंजाब है और राजस्थान है। तो राजस्थान तीसरे नंबर पर ऐसा राज्य बना है जिसने अपना विधानसभा में एक विधेयक प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जिसने इस नियम के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। देखिए, ये याचिका किस आधार पर दायर की गई है, पहले हम इसे समझें। जैसे कि एक आम व्यक्ति के पास में, आम आदमी के पास में अनुच्छेद 32 के तहत अपने मूल अधिकारों के हनन पर कोर्ट में जाने की, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने की वो है, उसके पास में एक खुली छूट है। उसी तरह से यदि कोई राज्य अपने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से परेशान होकर यदि जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका लिए जो अनुच्छेद है वो 131 है। अब यहाँ मुख्य बात यह है कि जो नागरिक संशोधन कानून है, देखिए ये हमारे लिए मुख्य जब ही बन सकता है जब हम इसे समझने की कोशिश करें। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुख्य नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य वो चीज़ें हैं जो इसके कारण प्रभावित होंगी और कहीं ना कहीं संविधान में उथल पुथल का कारण बनेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि अब आर्टिकल 131 है जिसकी आधार पर केरल राज्य सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर गया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने अपने आधार क्या क्या दिए हैं केरल ने, कि अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार का हस्ताक्षर है उसका ये विरोध करता है कि सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है, क्योंकि इसमें मुस्लिम जन है उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो केरल का ये बोलना है कि ये कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों के धार्मिक उत्पीड़न हेतु है। तो इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो शिया और अहमदिया हैं उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया। तो शिया और अहमदिया जो लोग हैं, अहमदिया, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में भी काफ़ी धार्मिक उत्पीड़न की बातें आई हैं। साथ ही में जो श्रीलंका के तमिल हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए, और नेपाल के जो मधेसी हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में भी एक हज़ारा अल्पसंख्यक जाति है जो मुस्लिमों की ही सब ट्राइब है, इनकी ही उपजाति है, तो उन्हें भी शामिल करने के लिए केरल ने अपने प्रस्ताव दिए हैं। तो इसमें केरल ने जो सरकार पर जो वो लगाए हैं तथ्य, वो ये है कि ये जो कानून है, ये जो जीवन जीने का अधिकार है आर्टिकल 21, इसका भी हनन करता है। साथ ही में अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, ये उसका भी हनन करता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो विरोध विधेयक है इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक डिसएग्रीमेंट है, यानी प्रतीकात्मक विरोध है। क्योंकि जो ये कानून है नागरिकता का, ये एक संघ सूची का विषय है जिस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। लेकिन राजनीति से जुड़े हुए विषय हैं तो हर सरकार इसे अवहेलना करना चाहेगी इसकी, इसलिए इसे मतलब इसकी जो महत्वता है वो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने को लेकर तो है ही है, लेकिन ये जो विरोध विधेयक है इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसा पारित करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और विरोध अगर राज्य अपनी ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो आर्टिकल 356 जो संवैधानिक तंत्र की विफलता है उसका आधार बनाकर केंद्र वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है या राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित कर सकती है, क्योंकि ये केंद्र का एक अधिकार है और राज्य जो नागरिकता कानून है ये संघ सूची का विषय है। तो इस पर केवल संसद और केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है केरल ने, इसमें आर्टिकल 131 है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिए।
साथ ही में मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा मूल अधिकार है जो अपने स्वयं को स्व संज्ञान से मध्यस्थता करने के लिए ताकतवर बनाता है। यदि राज्यों में आपस में कोई जैसे परेशानी हो जाती है, जैसे हम नदी जल विवाद देखते हैं, तो उसमें 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बना सकता है या उस मामले को हल करने के लिए कोई भी एक स्वतंत्र निकाय यानी एक फ्रीड बॉडी बना सकता है। स्वतंत्र निकाय या कोई भी एक ऐसी मतलब संरचना का निर्माण कर सकता है जो इनके मसलों का हल करे। केंद्र बनाम राज्य भी हो या भारत बनाम एक से अधिक राज्यों के खिलाफ भी हो, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 131 का प्रयोग बहुत ही रेयर केस में किया गया है। लगभग 5वीं बार ये अब प्रयोग में लाया गया है और ये सामान्यतः 2 राज्यों के बीच में या केंद्र राज्यों के बीच में या कोई भी जो पर्टिकुलर चीज़ आती है उनके बीच में अलगाव की स्थिति में ही इसे प्रयोग में लाया जाता है। और थोड़ी सी तस्वीर तो बदलेगी, क्योंकि अगर ऐसा ये कानून बन चुका है तो इसमें क्या है कि भारत की जो आबादी है उस पर दबाव पड़ेगा। लगभग 25,000 से ज़्यादा हिंदू हैं जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हैं, तो उन्हें यहाँ पर लाने की कवायद है, तो वो 25,000 से ज़्यादा ही हैं। साथ ही में लगभग 5800 इसमें सिख हैं और 55 ईसाई हैं, जो सरकार ने अपने मंत्रालय की वेबसाइट पर ये डाटा जारी किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और दो व्यक्ति बौद्ध और पारसी हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और मुख्य बात यह है कि इसमें किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। एक और नॉलेज की बात बताऊं, अगर कैब और सीए में आप देखो तो कैब तो जब था ये कि जब संसद में पारित हुआ था, उससे पहले जब ये प्रक्रिया में था, जब तक कैब था। अब ये एक एक्ट बन चुका है क्योंकि पारित हो गया, तो इसे अब सीए बोला जा रहा है और पहले से कैब बोला जा रहा था। तो आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आरएस मेंस का रिजल्ट आएगा तो लगभग इन्हीं 3 से 4 महीनों में हमारे इंटरव्यू भी होंगे। तो आप इसे एक फैक्ट के रूप में, एक अच्छे कंसेप्ट के रूप में समझ सकते हैं कि कैब और सीए में अंतर क्या है। और जो बाकी चीज़ें हैं जिनका विरोध हो रहा है, जिनमें बाहर होने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है, जैसे एनआरसी है या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उनके बारे में हम अलग से विशेष चर्चा करेंगे। अभी इसके बारे में एक सूक्ष्म और मूलभूत जो मैंने आपको बताया है वो कम समय में वो यही है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया और हमने 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आपको बता दूं कि 26 जनवरी को ही ये शुभ अवसर, इस बार हमने 71वां जो गणतंत्र दिवस है उसे सेलिब्रेट किया है। और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के उस वक्त नेतृत्व में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। साथ ही में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था और इस तिथि को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, जो शब्द है गणतंत्र के बारे में आप इसका एक मूलभूत आशय जरूर समझें। वो ये है कि जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही गणतंत्र दिवस, गणतंत्र कहलाता है और यही शासन व्यवस्था है। क्योंकि हमने जितना भी संविधान बनाया है वो अन्य देशों के संविधान में से जो भी अच्छी और मूलभूत बातें हैं उनको एकत्रित करके बनाया। तो इस व्यवस्था को, जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, इसे हमने फ्रांस से लिया है। और इसके बारे में आप और कमेंट सेक्शन में कुछ बताइए अगर आपको कुछ और जानकारी पता है, ताकि आपकी भी इसमें भागीदारी हो। देश का जो प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, तो वो वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसमें कोई उत्तराधिकार वाली व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था हमें फ्रांस के संविधान से ली है। तो इन बातों का आप ध्यान में रखिए, ये मूलभूत बात है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र, जो भारतीय गणतंत्र है, उसके समक्ष चुनौतियां किस प्रकार से हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है धार्मिक कट्टरता कि आज आप जो न्यूज़ मीडिया पे सुनते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये भारत के जो सेकुलर चरित्र है, सेकुलर के चरित्र का मतलब भारत जैसे पंथ निरपेक्ष देश माना जाता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, जैसे कि आर्टिकल 25 में है और 28 और 29-30 में भी है कि कोई भी संस्थान है तो अपने हिसाब से प्रबंधन कर सकती हैं। तो इस तरह की ये बातें हैं। तो धार्मिक कट्टरता इसका प्रमुख एक खतरा है, डेंजर पॉइंट है। साथ ही में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल भेद के आधार पर भी भेदभाव होता है आजकल। तो देश में ये भी जो आगे बढ़ने की जो हमारी जो दिव्य स्वरूप है भारतीय गणतंत्र का,
दिव्य आदर्श स्वरूप है, उसमें ये सब चीज़ें बहुत बाधक तत्व हैं। साथ ही में भ्रष्टाचार, नौकरशाही, लाल फीताशाही और पुलिस तंत्र की मनमानी भी बहुत बड़ा कारण है जो भारतीय गणतंत्र को एक बहुत बड़ा व्यवधान पैदा करती हैं। राजनीति के शोर शराबों में जो लोगों की आवाज़ है वो गुम हो गई है, क्योंकि लोग सत्ता में आने के लिए विभिन्न हथकंडों को अपनाते हैं। साथ ही में धर्म को वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर गंदी राजनीति करते हैं। और आर्थिक असमानता कि जैसा कि आप जानते हैं कि देश का जो 90% धन है वो केवल 1% लोगों के पास में है। तो यही आर्थिक समानता है। लोगों के पास कहीं कहीं बिल्कुल जो 2 वक्त की रोजी रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, और काफ़ी लोग मतलब सोने चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही में महिला अपराध, अभी प्रियंका रेड्डी, निर्भया केस, ये इस तरह की बातें जो बिल्कुल सिर्फ एक महिला के साथ अपराध नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता का जो वो है, मानवता का वो है, मतलब अपमान है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। साथ में किसानों की आत्महत्या विदर्भ में, महाराष्ट्र खास करके जो बिल्कुल ड्राई एरिया है यहाँ पर सुनते हैं। और बेरोजगारी है, भूख है, जो हंगर इंडेक्स है हम उसमें भी बहुत पीछे हैं। और गरीबी बहुत ज़्यादा हमारे देश में, जो कुछ विशेष तबके हैं वो इतने गरीब हैं कि अपने लिए जो रोटी कपड़ा मकान है उसका भी इंतज़ाम नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो इसके लिए एक समाधान और एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में हम इसलिए बैठते हैं ताकि हम सरकार की नीतियों का हिस्सा बन सकें और लोकतंत्र में जाके सेवा कर सकें। तो एक समाधान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो समाधान है उसमें यह है कि जो सत्ता पाने वाले लोग हैं उनकी संकीर्ण मानसिकता को पहचानने की ज़रूरत है, और इसमें मीडिया अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथ में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है, लोगों को जागरूक करके। और जो ऐसे लोग हैं बेकार लोग, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। साथ ही में जो गण और तंत्र है, दोनों को आपसी विश्वास और सहयोग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि भारतीय गणतंत्र संविधान के मूल्यों और जनता की आकांक्षा के साथ वैभव के शिखर पर पहुंच सके। ये मैंने इसे इस तरह से बनाया ताकि अगर 10 नंबर में आपके पास कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो उसमें आप इसे इसी तरह से इसी रूप में लिख सकें, ताकि शुरू में आप एक इंट्रोडक्शन दे दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है, परिचय दे दें, अब इसका पृष्ठभूमि बना दें, उसके बाद में चुनौतियों को लिख दें अच्छे से, और उसके बाद में समाधान के रूप में आगे की राह और निष्कर्ष को बता दें। और निष्कर्ष में यही है कि भारतीय संविधान कोई किताब नहीं है, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों से निपटने हेतु एक रोशनी की रहनुमाइश है। क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें भी लोकतंत्रात्मक गणतंत्र राज्य का यानी गणतंत्र का शब्द का प्रयोग आया है। तो इसकी जो पराकाष्ठा है वो बहुत अलग है और बहुत विशिष्ट है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। और ये कुछ टॉपिक बेस एनालिसिस हैं, टॉपिक बेस एनालिसिस। तो इसमें अपन एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है हाल ही में, तो राजस्थान के 5 लोगों को मिला है, जो बहुत बड़ी संख्या है पूरे देश में। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजस्थान के 5 निवासियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनके बाद में चौथे नंबर पर पद्मश्री अवार्ड की महत्वता मानी जाती है और इसका बहुत महत्व है। और ये समाज में कला, संस्कृति, साहित्य और किसी भी विशिष्ट वर्ग में, सेवा में या किसी अन्य विशिष्ट वर्ग में अपने अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं हमारे जो 5 लोग हैं। आपको इसमें याद इस तरह से इसे करना है, क्योंकि मैंने तो इसे इस कहानी की तरह बनाया ताकि आपको याद हो सके, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। और पृष्ठभूमि के साथ में आपको नाम याद रखने, क्योंकि आने वाली जो हमारी एग्ज़ाम है, जैसे कि जिलेवार एग्ज़ाम है, तो वो जिस ज़िले से इन्हें चुना गया है तो उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। जैसे पटवार है और कांस्टेबल की जो भर्तियां हैं वो ज़िले के अनुसार ही निकलेंगी, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। तो शुरू करते हैं। जो पहला नाम है, आप इमेज में इन्हें देख सकते हैं, ये रमज़ान खान उर्फ मुन्ना मास्टर हैं। और बगरू के रमज़ान खान को इसका श्रेय उन्होंने दिया है 15 साल से जारी उनके द्वारा उन्हीं के गाँव में जो गौ सेवा करते आए हैं उसको इन्होंने अपना श्रेय दिया है। और साथ ही में जो गत वर्ष इनके एक बेटे हैं जो BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर संस्कृत के आचार्य पद पर उन्हें नियुक्ति मिली है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा विवाद पनपा था कि एक मुस्लिम होते हुए उन्होंने संस्कृत जैसे विषय को चुना, क्योंकि देखिए हमारे देश में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर सिर्फ इस अफवाह एक मतलब छोटी सी बात के ऊपर मर्डर हो जाते हैं कि पड़ोसी के फ्रिज में क्या रखा हुआ है,
तो वहाँ पर अगर कोई इस तरह से मतलब धार्मिक सहिष्णुता या अपनी एक सेक्युलर चरित्र को दर्शाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उसी कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे। और जो रमज़ान खान है ये कृष्ण भक्ति में व्यस्त रहने वाले लोग हैं और इनका जो इसी कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली है। तो रमज़ान खान आप देख सकते हैं गायों की सेवा, साथ ही में कृष्ण भगवान के जो कीर्तन भजन करने के लिए इनकी मंडली है और ये काम करते हैं हमेशा। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और दूसरी और सबसे ज़्यादा इन पांचों में चर्चित महिला हैं उषा देवी, जो अलवर की निवासी हैं और ये मेला ढोने का काम करती थी। जीवन इनका काफ़ी संघर्ष में रहा और बाल विवाह होने से महज 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया था। फिर एक एनजीओ से जुड़ी थी, ये नई दिशा नाम की एक संस्था है, उससे जुड़ने के बाद में इनकी ज़िंदगी बदल गई और लगभग इन्होंने अमेरिका समेत 5 देशों की यात्रा की है। तो ये मतलब पूरे देश में घूम चुकी हैं और लोग इन्हें जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये राखी बांध चुकी हैं और अब तक 1000 महिलाओं का ये चेहरा बन चुकी हैं। उनको भी इन्होंने राह दिखाई है और साथ में इन्हें मतलब जो कुटीर उद्योग जो रूमा देवी थी उसी तरह से कुटीर उद्योग से उन्हें परिचित करवाया और उनको आगे बढ़ाने में यानी वित्तीय रूप से सशक्त करने में इन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। तीसरे हैं हिम्मत राम बांबू। देखिए हिम्मत राम बांबू एक 23 वर्षीय व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं काफ़ी। और इन्होंने बचपन में इनके साथ बहुत एक छोटी सी घटना हुई थी कि इनकी दादी ने इनके सामने एक पीपल का वृक्ष लगाया था और उसी से इतने प्रेरित हुए कि इन्होंने अपना पूरा जीवन वृक्षारोपण में खपा दिया। 5 लाख से अधिक पौधे ये लगा चुके हैं, जिनमें से 3 लाख आज पेड़ का रूप ले चुके हैं। और 2015 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने, जो मुख्यमंत्री थी तत्कालीन, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया है। साथ ही में और भी राज्य स्तरीय इन्हें काफ़ी पुरस्कार मिले हैं। खेजड़ी पेड़ के इन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को बीज वितरित किए हैं। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और इनके बारे में यही है कि भाई ये पर्यावरण प्रेमी हैं, तो हिम्मत राम बांबू इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और सुंडाराम वर्मा, ये सीकर के सुंडाराम जी हैं और 3 बार राजकीय सेवा में यानी टीचर के पद पर ये नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने नौकरी ना कर किसान बनना पसंद किया और कृषि क्षेत्र में शुष्क वानिकी पद्धति को अपनाया। और इनके बारे में ये लिखा हुआ है कि मतलब केवल 1 लीटर पानी से किस तरह से एक पौधे को रोपा जाता है और उसका लालन जो पोषण है वो उससे किया जा सकता है जब तक वो पौधा रहे। तो इन्होंने विशिष्ट पद्धति को अपना करके कम पानी की बचत में अधिक से अधिक वनस्पति रोपण को बढ़ावा दिया है। तो किसानों की प्रेरणा के स्रोत बने हैं। साथ ही में कनाडा में इनका बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ है और कई राज्य स्तरीय इन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वर्ष 1998 में इन्हें जगजीवन राम पुरस्कार भी दिया जा चुका है। जगजीवन राम बहुत कांग्रेस के प्रमुख चेहरे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार थी इस वक्त मीरा कुमार, वो इन्हीं की पुत्री हैं। तो जगजीवन राम नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देते हैं। साथ में इन्हें राज्य का वन पंडित पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनके बारे में बस आप इतना ध्यान रखें कि ये भी अपनी जो कृषि के क्षेत्र में किसानों को उन्होंने प्रेरणा दी है, इसलिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। चलते हैं आगे। उस्ताद अनवर खान मंगनियार, आप इन्हें देख सकते हैं इमेज में। और मंगनियार जितने भी समाज के लोग हैं वो अपनी विशेष गायन शैली को लेके प्रसिद्ध हैं। और जो थार का मरुस्थल है यानी पश्चिमी राजस्थान है, इन्होंने अपनी संगीत की कला को देश विदेश में पहुंचाने का काम किया है और उसी के उपलक्ष्य में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। जैसलमेर के एक छोटे से कस्बे में पले बड़े और इनके पूर्वज ही लोक गायक थे। तो इन्होंने अपनी ही संस्कृति को आगे बढ़ाया और देश का, समाज का और अपने राज्य का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। और अगला हमारा जो टॉपिक है वो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेंस में इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह के जो साइलेंट टॉपिक होते हैं एनवायरनमेंट के लिए हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि इस बार RS मेंस में 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वी नहर योजना से राजस्थान को किस तरह से लाभ हो रहा है। तो उसके बारे में बताना था कि पूर्वी नदी जोड़ो परियोजना का किस तरह से
उसमें पूरा वृतांत है। तो उनमें क्या कि छोटी छोटी नॉलेज को लेकर ही पूरा वो 10 नंबर का प्रश्न बनाया था लोगों ने। तो चलते हैं अपन इसमें देखते हैं। हाल ही में राजस्थान हाइड्रोलॉजी में तृतीय स्थान पर आ गया है, जहाँ गत वर्ष ये 18वें स्थान पर था। तो राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने के बाद में संभव हो पाया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जितने भी इरिगेशन के काम हो रहे हैं, सिंचाई के विकास के लिए जितने भी काम हो रहे हैं इरिगेशन के, तो उनमें जो है वर्ल्ड बैंक अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने इन्हें 100% अनुदान के साथ में 128 करोड़ की राशि दी है, और वो इन्हें वापस भी नहीं चुकानी पड़ेगी राज्य को। तो ये नॉन रिफंडेबल है। तो इस तरह से यहाँ पर जो विकास की प्रक्रिया है उसने जोर पकड़ा है। प्रोजेक्ट के तहत सभी जल स्रोतों की सैटेलाइट से नज़र रखी जाएगी। नदी, बांधों, नहरों के समीप किसानों को खतरे से पहले ही आगाह किया जाएगा। और इसमें 4 श्रेणियों का विकास किया गया है, ताकि जो हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है इसको अच्छे स्वरूप में लाया जा सके। जो भाग ए है उसमें यह है कि पानी से जुड़े हुए सभी डाटा को कलेक्ट करके गुणवत्ता की जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजा जाएगा, ताकि जलापूर्ति में जितनी भी आजकल खामियां नज़र आती हैं कि कभी पानी में कीड़े निकल रहे हैं जिनसे घातक बीमारियां हो जाती हैं, तो वो ऐसा ना हो। साथ ही में जो भाग बी है उसमें पानी के सभी आंकड़ों को आम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वो इरिगेशन में, खेती में या किसी भी सूचना के लिए वो ज़रूरी भूमिका निभा सके। भाग सी में रियल टाइम सपोर्ट सिस्टम को काम लिया गया है। और ये क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे कि माही और चंबल नदी को इसके लिए चुना गया है, और इससे पहले ये सिर्फ चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में ही था। उसके बाद में तीसरे नंबर पे राजस्थान में है। इसमें मुख्य बात क्या है कि इसमें बांधों और पुलों की जो सुरक्षा का जायजा लिया जाएगा। वर्तमान में काफ़ी ऐसे संरचनाएं हैं जो जर्जर और काफ़ी ढांचे उनके कमज़ोर हो गए हैं, तो उनसे निकट भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। तो उनमें यही है रियल टाइम सपोर्ट सिस्टम, ताकि समय रहते खामियों को पता लगा जा सके और उसे सुधारा जा सके। और भाग डी क्या है, इसी का ही विस्तृत रूप है कि बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए। जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे कि इरिगेशन के जो प्रशिक्षण का काम है वो IMTI यानी इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कोटा में है, WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो IMTI है जो अधिकारियों को प्रशिक्षण का कार्य देती है, वो कोटा में है राजस्थान में। तो वहाँ पर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, और साथ ही में ज़रूरत पड़ने पर एक्सपर्टीज़ यानी विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी। तो इस तरह से जो हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है वो देश में और हमारे प्रदेश में जो जल संसाधन हैं और जो सिंचाई के जो विकास की संभावनाएं उनको बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये जानकारी इस तरह की है कि मतलब आपको मेंस में अगर कभी लिखने के लिए आए तो आप इसे लिख दें। साथ ही आप इस बात को, जैसे कि ये है, मैं आपको बता दूं इसमें कि आपको उसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें याद में रखनी है। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे बड़ी जो मूलभूत चीज़ है वो ये है कि 18वें स्थान से खसक कर इस बार तीसरे स्थान पर आ गया है। और जो अनुदान मिला है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को, उसमें भारत सरकार के साथ किस विदेशी संस्था की भूमिका रही है, तो आपका ये है साहब विश्व बैंक। और ये जो पैसा मिलेगा ये नॉन रिफंडेबल मिलेगा, मतलब प्रदेश को ये वापस नहीं करना है। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आप इसे टिक मार्क कर लें क्योंकि प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। और राजस्थान RS कभी भी हो, अभी वर्तमान में जितनी भी और परीक्षाएं होंगी जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न की हैं, वनडे एग्जाम हैं, उनमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी माह में किया गया। ये लगभग 10 से 22 जनवरी तक इसका आगाज़ हुआ था, और 10 जनवरी को देश में CAA लागू हुआ था, तो 10 जनवरी से ही इसको शुभारंभ किया गया। और ये इसका तीसरा संस्करण था। इससे पहले वाले संस्करण दिल्ली में और पुणे, गोवा में शुरू किए गए, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और मुख्य बात यही है। और जो तीसरा संस्करण है ये असम गुवाहाटी यानी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे इसका आगाज़ हुआ। और साथ ही में भारतीय ओलंपिक संघ और स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके स्पॉन्सर बने। स्पॉन्सर यानी जो इसको आयोजित करते हैं, जो सभी खर्चों को उठाते हैं, वो इसके स्पॉन्सर होते हैं। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। ये खेलों के विकास हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है
जिसकी रूपरेखा वर्ष 2017 में तैयार की गई थी। इसमें 3 घटकों का विलय किया गया है। ये घटक आप देख लीजिए: राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी आधारभूत संरचना योजना और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना। देखिए क्या है कि ओलंपिक और जो वैश्विक स्तर की खेल प्रतियोगिता होती हैं उनमें भारत का जो नेतृत्व होता है वो कम होता है, तो उसी को देखने के लिए, उसी में रुझान बढ़ाने के लिए और जो मेडल हैं उनको लाने के लिए ये एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें ये कि खिलाड़ियों को परिपक्व बना जाएगा और जो हिडन टैलेंट है उसे निखार करके विश्व चैंपियनशिप में मेडल लाने के लिए तैयार किया जाएगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं। ये 39 टीमों का मतलब है कि जो हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। लगभग 20 खेल आयोजित किए गए थे और कम से कम 10,000 खिलाड़ी इसमें शरीक हुए हैं। और इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो नोडल संस्था है वो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। और इसके जो सीईओ हैं, चीफ ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अरविंद जोशी हैं। मुख्य अतिथि किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल थे, जो वहाँ के असम के मुख्यमंत्री हैं। और किरण रिजिजू जी आप जानते हैं कि राज्यों के प्रभार केंद्रीय मंत्री हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिए। और इसमें कुछ मुख्य फैक्ट है। जो उसका शुभंकर था वो जय और विजय था। और जय और विजय से मतलब आप समझ जाइए कि जो एक बक था और एक शेर के रूप में जो 2 आपको इसमें दिखेंगे, मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। देखिए ये इस तरह से, ये है शुभंकर, ये शेर है और ये एक बक है। तो इस तरह से शुभंकर होते हैं। और साथ ही में आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था, जो असम का स्टेडियम है। तो आप इसका भी नाम आ सकता है, आप ध्यान में रखिए। पुराना नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ करता था, लेकिन उस वक्त जब अंडर 17 प्लेयर जाते थे तो इसका नाम इंडिया स्कूल गेम था। लेकिन आप अंडर 19 भी इसमें जाते हैं तो इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया है। तो जो कुछ और राज्य हैं जिन्हें एक भी पदक नहीं मिला है उनके नाम आप ध्यान में रखिए: मेघालय, नागालैंड, दादर व नागर हवेली और लक्षद्वीप। तो ये केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं, आप इन्हें ध्यान में रखिए। असम की हिमा दास ने टॉर्च लाइटर यानी मशाल वाहक की भूमिका निभाई। और हिमा दास आप जानते हैं कि इन्होंने रिकॉर्ड 6 गोल्ड मेडल जीते थे और इन्हें डीग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि धावक है ये। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं राज्यों के स्वतंत्र प्रभार के, तो ये भी मुख्य है। साथ ही में इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे इसमें पहली बार 2 खेलों को शामिल किया गया था, वो थे लॉन बाउल्स और साइकिलिंग। और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महाराष्ट्र का था पिछले 2 बार से, तो आप इसे आप ध्यान कर लीजिए। और 2019 और 20 में महाराष्ट्र ने ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसमें दिया था। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यानी लगभग 1000 खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक 5 लाख की स्कॉलरशिप दी जाएगी सालाना। तो लगभग एक खिलाड़ी को 40 लाख रुपए मिलेंगे ताकि वो प्रशिक्षण के माध्यम से आने वाले खेलों में अच्छी भूमिका निभा सके। व्यक्तिगत श्रेणी में अगर प्रदर्शन की बात करें तो वो हैं, ये कर्नाटक के हैं, इनका नाम है श्रीहरि नटराज, जिन्होंने 5 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते थे। तो ये श्रीहरि नटराज हैं। और महिलाओं की बात करें तो ये असम की हैं, इन्होंने 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। इन्हें देखिए, ये है शिवांगी और ये कर्नाटक से हैं ऊपर और ये असम से हैं। इमेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की ताकि आप इसे समझ जाएं। राजस्थान का जो इसमें स्थान रहा था वो 11वें स्थान पर रहा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान पिछली बार भी 11वें स्थान पर ही रहा। तो खेलों में सुधार की राज्य को बहुत ज़रूरत है। और कुल पदक हमारे 51 आए थे, जिसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 12 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल थे। सबसे पहला जो गोल्ड मेडल था वो मुकेश कसवा लेके आए थे, आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, मुकेश कसवा ये है। तो जो मुख्य बात थी वो यही है। और जनवरी का जो करंट अफेयर का जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है।
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसमें जो छोटी मोटी मूलभूत बातें हैं वो इतनी ही है, क्योंकि करंट अफेयर का देखिए कोई सीमा नहीं है। इसमें हम 500 भी ले सकते थे, जैसे हमने प्रश्नों का संकलन 50 लिया तो, लेकिन वो ऐसे प्रश्न हैं कि जो सबसे पहले हिट लिस्ट में है, और यदि आपसे पूछे जाएंगे तो सबसे पहले वही पूछे जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर में कोई ऐसा फैक्ट नहीं पूछा जाता कि आज कौन सा दिन था। क्योंकि करंट अफेयर पेपर जब भी बनेगा तो लगभग 1 साल की मुख्य जो सिलसिले हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। मैंने इस सेशन को ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के साथ में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश की है। और जो भी आपको इसमें इशू हैं उन्हें आप कमेंट कीजिए। छोटे मोटे फैक्ट जो छूटे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। बाकी जो ज़रूरी चीज़ हैं आप उन्हें ध्यान में रखिए और इसे रिवाइज़ कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। और आपका जो पहले महीने का इस 2020 का जो करंट अफेयर है वो समाप्त होता है यहाँ पे।